Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of your chapter number 10 social sciences। और हमने लास्ट टाइम प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट इंडिया के। और जितने भी पावर्स हमारे गवर्नमेंट के पास हैं, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है और हेड ऑफ द नेशन माने जाते हैं और फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया माने जाते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में भी हमने बात की थी कि भाई एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट अगर सिटीजन, अगर आपको बनना है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो आप एक कैंडिडेट के रूप में आप एक सबसे पहले तो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 35 ईयर से अबोव होने चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट के अंदर सैलरीड एम्प्लॉय ही नहीं होने चाहिए या कोई बिजनेस नहीं करते होने चाहिए। वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी हाउस है, दोनों हाउस में से किसी एक का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ओके, प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और ये इलेक्शन जो होता है वो वापिस से वो लड़ सकते हैं, उनका जो टर्म है, ठीक है, 5 साल का, उसके बाद वो वापिस से भी आ सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है, इतना पावर में जब प्रेसिडेंट पावर में होते हैं, ठीक है, तब उनपे कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता या तो कोई भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस एंड पावर्स की। ही अपॉइंट्स, देखो, पार्टी के लीडर जो होते हैं ना, है, वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी हु हैज गेन मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो मेजॉरिटी है ना, जो मेजॉरिटी में जीत जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तो बीजेपी अगर जीत जाती है तो उसमें से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा वो सवाल का सॉल्यूशन लाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। वो अपॉइंट करते हैं पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में और फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलजुल के वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ओके, वो जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है, और उनका पोर्टफोलियो होता है, उनको जो काम करना होता है वो सब प्रोफाइल में लिखा हुआ होता है, तो वो सारी चीजें प्रेसिडेंट उनको देते हैं और ओथ भी उनके सामने ली जाती है प्रेसिडेंट के सामने। देखो, कैबिनेट जब तक लोकसभा के अंदर मेजोरिटी बनाए रखता है, ठीक है, तब तक प्रेसिडेंट कैबिनेट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। जब तक, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार सुनिएगा, जब तक लोकसभा के अंदर वो मेजोरिटी बना के रखते हैं, कौन कौन, द कैबिनेट, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स सिलेक्ट किया ना प्रेसिडेंट ने, वो सारे, तो जब तक लोकसभा के अंदर वो लोग मेजोरिटी बना के रखते हैं तब तक प्रेसिडेंट कैबिनेट डिसॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। डिफेंस फोर्सेस की हम बात करें, डिफेंस की बात करें तो प्रेसिडेंट भी हेड माने जाते हैं डिफेंस के, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर है वॉर डिक्लेयर करने का, ठीक है, वॉर खत्म करने का या दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस जैसे रखने हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स करने हैं, तो वो सारी चीजें प्रेसिडेंट ध्यान रखते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं स्टेट के, अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करते हैं, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटरी जनरल अपॉइंट करते हैं। तो ये सारी चीज, ये सारे लोग जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आपको 3 नाम या 4 नाम याद रखने हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, स्टेट के गवर्नर्स और अटॉर्नी जनरल। ओके ओके, डिफेंस फोर्सेस के जो हेड होते हैं ना, वो हेड भी वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो भी वो अपॉइंट करते हैं। एक मिनट बेटा, ये कैमरा स्टिक हो गया, वेट, लेट मी डू इट अगेन। ओके, सॉरी फॉर दैट। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके चेयरमैन भी वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरे नेशंस में हमारे जो दूत जाते हैं, एम्बेसडर जाते हैं, वो भी वो सिलेक्ट करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ठीक है। वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, पार्डन मतलब अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, वो क्षमा मांग रहा है, तो प्रेसिडेंट को वो लिख के क्षमा भेजता है और वो क्षमा जो होती है वो ग्रांट कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी क्रिमिनल को हैंग करने का ऑर्डर आया है, राइट, तो वो हैंग करने के ऑर्डर से वो क्षमा मांगता है कि भाई हैंग करने का ऑर्डर मुझे मत दीजिए, तो वो क्षमा प्रार्थी है, अगर वो ग्रांट करते हैं प्रेसिडेंट तो उनको हैंग नहीं किया जाता है, ठीक है, उनको प्रिजन में रखा जाता है।
कोई भी दोषी आदमी का सेंटेंस जो है, सेंटेंस मतलब उसको जो पनिशमेंट दी गई है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। उसका इम्प्लीमेंटेशन पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे अगर किसी का डेथ वारंट निकला है, डेथ मतलब उसका अगर उसको हैंग करने का ऑर्डर दिया है कि भाई 20 तारीख को हैंग करना है, तो उसको पोस्टपोन भी वो कर सकते हैं। और पनिशमेंट का नेचर भी चेंज कर सकते हैं। अगर उसको पनिशमेंट हैंग के दी गई है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना भी वो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में वो समन करते हैं। समन मतलब वो हम बोलते हैं कि भाई वो शुरुआत का जो लेक्चर जैसा होता है, वो प्रोफाइल जैसा होता है, वो देते हैं सेशन में। और प्रोरोग्स देम, प्रोरोग्स मतलब शुरू करने से पहले वो एक स्पीच देते हैं, ठीक है। लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकते हैं, वो तो हमने बता ही किया था, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, ठीक है, कि भाई सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या किसी कोई टेरिटरी वॉर या बाहर के एग्रेशन से या रिबेलियन के उसके अंदर हुआ है, तो उसके अंदर वो इमरजेंसी रख सकते हैं, ठीक है। पूरे इंडिया के लिए इमरजेंसी रख सकते हैं या किसी पार्ट के लिए इमरजेंसी रख सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कई बार प्रेसिडेंट का रूल, जो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। ये जो इमरजेंसी का डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता है। और गवर्नर जो है उसके रिपोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी वो स्टेट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो गवर्नर है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को भेजे कि भी हमारे यहाँ पे दंगा फसाद हो रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं वो स्टेट के अंदर, और प्रेसिडेंट रूल वहां पे लग जाता है, ठीक है। वहां का जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, जैसे यहाँ का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्ट्री है। कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको डिसॉल्व करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब आती है, तब सारे गवर्नमेंट के लोगों की जो सैलरी होती है वो रिड्यूस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के भी वो सैलरीज रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास भले ही एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत ही हो, ठीक है, लेकिन ऐसा ही माना जाता है कि भाई उसके नाम पे ही सब चीज होता है, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये पावर एंजॉय करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वो उनके पास भले ही इतने सारे पावर्स हो, लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा काम उनके नाम पे किया जाता है। और असल में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो ये पावर्स एंजॉय करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं द वाइस प्रेसिडेंट की। भाई प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो भी काम है प्रेसिडेंट का वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होता है, ठीक है, वो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में होता है। उनके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का भी टर्म 5 साल का होता है। उनके वाइस प्रेसिडेंट होने के नाम पे वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। वो वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए राज्यसभा के चेयरमैन भी है। ओके, द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रियल हेड हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है ना नरेंद्र मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रियल हेड है। प्राइम मिनिस्टर वही पार्टी के मेजोरिटी हेड होते हैं, जो मतलब इलेक्शंस हुए जिसमें मेजोरिटी जिसको मिली, ठीक है, वो पार्टी के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, फॉर्मली प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। और कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देखो वो जो है वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पोर्टफोलियो मतलब किसका काम क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मिलके डिसाइड करते हैं और सबमिट करते हैं। कोई भी मेंबर अगर कैबिनेट छोड़ना चाहता है या उसको रखना है या उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। कैबिनेट की जो भी मीटिंग्स होती हैं उसके ऊपर वो उनका दबदबा होता है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। और सारे डिपार्टमेंट जो कैबिनेट के अंदर होता है, ओके, उसके फंक्शनिंग का भी चेक करना प्राइम मिनिस्टर का काम है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ही टेक्स पाइवोटल डिसीजंस। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्लानिंग कमीशन के हेड होते हैं, और जिसको अब पॉलिसी कमीशन बोला जाता है, ठीक है। तो उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर सब प्लानिंग और पॉलिसीज वॉलिसीज बनाने के लिए जो भी कमीशन फॉर्म किया जाता है वो उसके अंदर आता है। ओके ओके, तो
अब हम बात करें कि भाई कैबिनेट जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्टेट मिनिस्टर्स और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। 3 लेवल मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के नीचे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के नीचे 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर होना चाहिए। कोई भी हाउस का पार्लियामेंट का एक मेंबर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। देखो मिनिस्टर जो है, बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो उनको उनकी मिनिस्ट्री दी जाती है। मिनिस्ट्री मतलब उनके डिपार्टमेंट दिए जाते हैं जिन पे उनको काम करना होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो अपने अपने डिपार्टमेंट लेके काम कर रहे होते हैं, वो सारे लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब लोकसभा के अंदर उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। अगर लोकसभा जो है, ठीक है, वो कोई भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है वो रिजेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट पे जो भी रूल नहीं बनाया जाता है, उसका जो मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है और रिजाइन कर देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर अपनी मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी रूल फॉर्म करना चाहता है तो वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। और अगर लोकसभा रिजेक्ट कर देता है गवर्नमेंट की पॉलिसी को किसी इश्यू पे, ठीक है, तो वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल तो ठहरा ही जाता है, लेकिन पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन कर देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्टेट की। गुजरात स्टेट, सारे स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, जो भी है, जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी हम बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर, उसके भी मिनिस्टर। तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आदेश पे, मतलब आदेश पे नहीं, एडवाइस पे, ठीक है। आदेश थोड़ी कर सकते हैं वो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट का। और जो प्राइम मिनिस्टर भी ध्यान रखते हैं, प्रेसिडेंट है एक ऐसे आदमी को गवर्नर बना सकते हैं जो दूसरे स्टेट का भी गवर्नर हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक गवर्नर राजस्थान का है तो वो गवर्नर गुजरात का भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो 35 सालों से ऊपर है उसको गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। गवर्नर का टर्म भी 5 सालों का होता है, ठीक है। और अपनी जो ऑफिस है वो प्रेसिडेंट के अंदर वो एंजॉय करता है, ठीक है। However, he holds office during the pleasure of the president and can be removed from office even before the expiry of his term, or he can also be transferred to any other state as the governor. तो प्रेसिडेंट जब छुट्टी पे होते हैं, प्रेसिडेंट जब नहीं होते हैं, तब वो ऑफिस होल्ड करता है, वो गवर्नर जो होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और अगर उसको रिमूव करना है ऑफिस से तो वो रिमूव भी हो सकता है, ठीक है, उसके टर्म से पहले। और उसको गवर्नर एज दूसरे स्टेट के भी गवर्नर वो बन सकते हैं। गवर्नर जो है वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, फॉर्मल हेड होते हैं, ठीक है। स्टेट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है। वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं जिसके पास क्लियर मेजोरिटी हो। इलेक्शन के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं ना चीफ मिनिस्टर को, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेके। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते थे, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर की हेल्प लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। वही एडवोकेट जनरल बनाते हैं, वही चेयरमैन डिसाइड करते हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसके मेंबर्स भी वही सिलेक्ट करते हैं। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे गुजरात की हम बात करें तो जीपीएससी, तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है, उसके मेंबर्स भी वो सिलेक्ट करते हैं। देखो हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो सिलेक्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों मिलके करते हैं। तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन लेके हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करता है। देखो गवर्नर के पास बहुत लेजिस्लेटिव पावर भी होता है, ठीक है। वो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसके शुरुआत में वो अपनी स्पीच देते हैं, उनको बताते हैं कि हमारा मुद्दा क्या है, ठीक है, वो गवर्नर बताते हैं। स्टेट असेंबली को डिसॉल्व भी वो कर सकते हैं, ठीक है, उसके फुल टर्म के पहले। और वो कई सारे रूल्स भी, ऑर्डिनेंसेस भी पास करते हैं। एक बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर पे पास होके तभी लॉ बनता है जब गवर्नर उस पे साइन करे, ठीक है। देखो गवर्नर जो स्टेट का होता है उसका पोजीशन सेम होता है जैसे सेंटर का
प्रेसिडेंट का पोजीशन है, सेंटर में प्रेसिडेंट का पोजीशन है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर का पोजीशन है, तो दोनों सेम बनता है। उसके पावर जो है वो एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर एंजॉय करते हैं, ठीक है। गवर्नर के पास सर्टन पावर्स ऐसे भी हैं जो अपने इंडिपेंडेंटली वो डिक्लेयर कर सके। गवर्नर जो स्टेट का होता है, ठीक है, वो सारी यूनिवर्सिटीज, जो स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, उसका चांसलर होता है। चांसलर मतलब हेड, ठीक है। गवर्नर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, लेकिन उसकी पोस्ट अज्यूम करने के बाद, उसकी पोस्ट लेने के बाद अपनी ड्यूटीज इम्पार्शियली उसको परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं। देखो, चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। गवर्नर जो है वो सबसे मेजोरिटी वाली जो पार्टी होती है, जैसे बीजेपी, तो बीजेपी का जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। देखो, कोई सिंगल पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं होती है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज मिलजुल के मेजोरिटी बनाती है, और लीडर सबसे बड़ी जो पार्टी होती है, ठीक है, उसका लीडर जो है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के दूसरे मेंबर्स, ठीक है, वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेके वो सिलेक्ट किया जाता है। भले ही देखो, काउंसिल ऑफ मेंबर्स भले ही गवर्नर अपॉइंट करे या चीफ मिनिस्टर के हेल्प से वो अपॉइंट करे, लेकिन काउंसिल ऑफ मेंबर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है, वो गवर्नर के कई सारे पावर्स एंजॉय करते हैं। गुजरात की हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस और कैबिनेट मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो न्यू सेक्रेटेरिएट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर में है। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास से ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं। ओथ ऑफ सीक्रेसी क्या होता है, मतलब जो भी गवर्नमेंट की बातें हैं, ठीक है, वो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, राइट। जो भी बतानी है वो अपने आप नहीं बताना है, उनको एक पर्सन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बताता है। तो ये चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो ओथ ऑफ सीक्रेसी लेनी पड़ती है गवर्नर के सामने, और वो साइन भी करते हैं उस पर स्टेट कैबिनेट के अंदर। देखो, मिनिस्ट्री के अंदर चार टाइप के अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट लेवल मिनिस्ट्री, डेप्यूटी लेवल मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। चीफ मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपना काम देते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी क्वेश्चंस ऑफ पीपल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सब वो इश्यूज को बताते हैं। जैसे अगर पॉलिसी मेकिंग को इश्यू आ रहा है, ठीक है, वो सब वो सब चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताते हैं। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो ये सारी चीजें चीफ मिनिस्टर बताते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो सारे का जो इश्यू है वो रखा जाता है। कैलेमिटी के समय पे, कैलेमिटी मतलब अगर कुछ भूकंप आ गया या कोई बाढ़ आ गई या स्टेट जो है वो प्रॉब्लम में आ गया, तो वो समय पे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं, लव प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। वो स्टेट लेजिस्लेचर में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है, स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, स्टेट को ग्रो करने के लिए, स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो वो एक टॉर्च बेरर माने जाते हैं। टॉर्च बेरर मतलब सबसे आगे चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम बेटा बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की, मतलब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। ये तो हमने बात की पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी की। अब जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव था, वैसे ही यहाँ पे भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कई सारे पॉलिसीज बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, ओके, फील्ड्स के अंदर, मतलब वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं वहां पे। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करते हैं। हमने जो बात की वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात की, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट लेवल, डेप्यूटी लेवल, ये सारी जो बात की वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो हम बात करें, तो ये इम्प्लीमेंटेशन का जो काम करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करते हैं। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको पॉलिसीज के मैटर में गाइड करते हैं, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिगर्स प्रोवाइड करते हैं, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनको फॉलो करे या ना करे उनका मैटर है, ठीक है, लेकिन वो उनका काम है और वो ये करेंगे।
देखो कितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी पॉलिसी कितने भी इंपॉर्टेंट हो या वेलफेयर की हो, ठीक है, अगर वो प्रॉपर इंप्लीमेंट ना हो तो वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का काम ही नहीं रहेगा। अगर प्रॉपर इंप्लीमेंट कोई भी चीज ना हो तो प्रॉपर काम रहेगा ही नहीं, वो कोई भी लॉ बनाए हम। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, वो नेसेसरी बैकअप प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव को ये पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करने में। एक्सपर्ट्स लोग, प्रोफेशनल लोग, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स, ये सारे जो लोग होते हैं वो बहुत काम करते हैं इसके अंदर, जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे फॉरेन रिलेशंस में, डिफेंस में, सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी फोर्सेज में, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स में, न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे फील्ड के अंदर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, और एक्सपर्ट्स, वो लोग गवर्नमेंट का बैकबोन होते हैं। बैकबोन मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कलेक्टर, कलेक्टर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, और उसकी ऑफिस जो है वो जिला सेवा सदन के नाम से जानी जाती है। ओके, वो उनके पास एक्सपर्टीज नॉलेज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट होता है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उनके एफिशिएंसी के मुताबिक वो बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन कैरी करते हैं। ठीक है, एफिशिएंटली वो मैनेज करते हैं। देखो गवर्नमेंट के ऑर्गन से लेके स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो एक ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन का काम करते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल के पीछे। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जैसे है तो वो है हाथ पैर। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, तो ये सारी चीजें जो है वो ब्रेन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो हाथ पैर है। ठीक है, दोनों का रिलेशन ही प्रॉपर गवर्नेंस हो सकता है स्टेट का। गवर्नमेंट का जो पावर और इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, वो मोर सेंटर बनता जा रहा है ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी मतलब वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स के हाथ में चले जाते हैं जो पावर और इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट का। नेपोटिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, एस्केपिज्म, ये सारी जो चीजें हैं वो ब्यूरोक्रेसी में होती है? करप्शन होता है ना, डिसऑनेस्टी होती है मिसकंडक्ट मतलब प्रॉपरली फॉलो ना करवाना, एस्केपिज्म मतलब छूट जाना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए लोकपाल या लोकायुक्त वो जरूरत पड़ती है उनकी। ठीक है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन रोकने के लिए हमने एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया है जिसको हम बोलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो। उसका टोल फ्री नंबर है 1800233444। पीपल ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। किसी भी मिनिस्टर, किसी भी लोकल बड़ा इंसान है, लीडर, उसके सामने एंटी करप्शन ब्यूरो पे ये फोन करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। देखो ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो एक गवर्नमेंट ऐसे बनाती है जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ही डेवलप करने के लिए और बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए गवर्नमेंट कई सारे डेवलपमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करती है। ओके चलिए, अब ओके चलिए, गवर्नेंस एट द लोकल लेवल की हम बात करें तो भाई गवर्नेंस एट द लोकल लेवल पे क्या कैसे चलता है तंत्र। देखो पूरे नेशन का एक जगह पे बैठ के, सेंट्रल गवर्नमेंट एक जगह पे बैठ के पूरे नेशन का गवर्नेंस करे, वो बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और बहुत ही डिफिकल्ट भी है। तो पावर जो होता है वो डिसेंट्रलाइज किया जाता है। डिसेंट्रलाइज मतलब छोटी छोटी जगहों पे वह दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है पावर। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, जरूरियात, एक्सपेक्टेशन, लोगों की इच्छा, ये सारी चीजों का ध्यान रखने का पावर जो होता है वो डिसेंट्रलाइज किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव से। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्मूथ बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर कुछ डिसीजन लेना है, जैसे यहाँ पे रोड में खड्डे पड़ गए, तो ये हम नरेंद्र मोदी को कंप्लेन तो नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोकल म्यूनिसिपालिटी को कंप्लेन करेंगे, वो ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जो पावर है वो सबको बांट दिया जाता है, राइट। लोकल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस की इंस्टीट्यूट होती है, वो बनती है। ठीक है, और विलेज, टाउन या सिटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वहां के लोगों से, जो सिलेक्ट हुए हुए लोग होते हैं, वो ये सब काम करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बढ़िया बनाने के लिए ज्योग्राफिकल रीजन्स बांट दिए जाते हैं और उनका फंक्शंस जो है वो भी बांट दिया जाता है, और गवर्नमेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को
ये दे देते हैं। वैसे ही देखो म्यूनिसिपालिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो ये सारी चीजों को पावर दिया जाता है कि भाई वो अपने एरिया के अंदर जो भी आते हैं उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इलेक्शन, वोटिंग, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, रूलिंग, ऑपोजिंग पार्टीज, ये सारी चीजों को अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस वो ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग इलेक्शन के लिए होता है, वोटिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे रूल कर, तो ये सारी चीजों का जो ट्रेनिंग होता है वो ये सारे इंस्टीट्यूशन देते हैं। वो सेल्फ डेवलपमेंट का भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। लोकल लेवल पे ये सारी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस होती है, इम्प्लीमेंट होती हैं, और उसके बाद ये सारे जो पॉलिसीज होती हैं वो अपर लेवल पे ले जाने के लिए भी एक चांस दिया जाता है। लोकल सेल्फ रूल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग स्कूल्स माने जाते हैं, और लेबोरेटरी माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्रूवमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ावा देने के लिए ये लेबोरेटरी माने जाते हैं। 1992 में सारे कंट्री में पंचायती राज और अर्बन इंस्टीट्यूशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया था। पहले ही पंचायती राज था, जब ब्रिटिश रूल नहीं था तब उससे पहले पंचायती राज ही था, लेकिन अब वो लागू कर दिया गया तो पंचायत जो है वो रूल करती हैं। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और ये क्या करते हैं बेटा, एक जगह से बैठ के सब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो ऐसे छोटे 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 बॉडीज होते हैं, वो लाखों जो छोटे 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 गांव है, तो उसके अंदर ये ऐसे बॉडीज हैं वो उनको मेंटेन करने में मदद करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। यहां से हम बात करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन से 3 अलग अलग टाइप के पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। भाई आपका काम एक ही है, आपका काम ये है कि एक बार ये चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है और बहुत ही ट्रिकी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो एक बार ये चैप्टर पढ़ लीजिए, आप अगर नहीं समझ आया तो एक बार और पढ़िए, जब तक आपको समझ नहीं आता एक बार ट्राई करिए पढ़ने का, और मेरा लेक्चर अगर आपको एक ऐसा है तो एक बार और देख लीजिए। ओके, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज से। बाय बाय।